So today we are discuss about what is the pathology and what is the value of pathology. Then pathology is a branch of biology science which deals with the nature of disease through a study of its causes, its process and its effect. पैथोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है कि वो बायोलॉजिकल साइंस में उसको माना जाता है कि जो भी डिजीज़ होता है उसका नेचर हम जान सकते हैं, वो क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, स्टडी ऑफ कॉजेस, वो किस कारण से हुआ है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और वो क्या इफ़ेक्ट करता है. व्हेन अ पर्सन बिकम इल हिज सिम्टम्स आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस द नॉर्मल फंक्शंस. अब जो पर्सन जो बीमार होता है वो किसके कारण होता है कि उसकी बॉडी फंक्शन में डिस्टर्बेंस हुई हो, या तो फिर उसके बॉडी फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्यों हुआ होता है, क्या तो उसके अफेक्टेड सेल उसके बॉडी के सेल में इफेक्ट होना. पैथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस डिस्टर्ब फंक्शंस. पैथोलॉजी का क्या फंक्शन है कि वो जो डिस्टर्बेंस हुई है उसके बारे में स्टडी करेंगे और वो हाउ दे अराइज, वो कैसे स्टार्ट हुआ है, हाउ दे प्रोग्रेस, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, हाउ दे अफेक्ट अदर सेल सिस्टम, और वो जब आगे बढ़ रहा है तो और सारे सेल सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है. डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी. अब पैथोलॉजी लैब है वो अलग अलग टाइप के होते हैं. टोटल 6 भाग में उसको विभाजित किया गया है. फर्स्ट वन इज़ फिजिशियन लैब, सेकेंड वन इज़ प्राइवेट लैब, थर्ड वन इज़ हॉस्पिटल लैब, फोर्थ वन इज़ ट्रस्ट लैब, फिफ्थ वन इज़ गवर्नमेंट लैब, सिक्स्थ वन इज़ रेफरेंस लैब. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी वर्कर. अब जो लेबोरेटरी में काम करते हैं टेक्नीशियन, उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. First one, the laboratory worker play important role to find out the cause of disease by providing the physician required laboratory test result. Laboratory worker का ये important role है कि वो जो सैंपल आया है उसमें से वो फाइंड आउट करे कि उसको कौन सा डिजीज़ है. उसके बाद जो रिपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करना पड़ता है फिजिशियन को. उसके बाद फिजिशियन उसकी ट्रीटमेंट चालू करता है. The laboratory worker works thus to help the patient to get better by providing accurate test finding to the physician. Laboratory worker का काम ये है कि उसके पास जो सैंपल आता है उसको ऐसी टेस्टिंग करके बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करना है कि जिससे पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सके. The lab worker should not offer personal excuses for shortcoming in the performance of duty. लैब वर्कर कभी भी अपने ड्यूटी से एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, उसको उसकी ड्यूटी एकदम हॉनेस्टली परफॉर्म करना ही पड़ता है. द लैब टेक्नीशियन शुड लुक आफ्टर ऑल इक्विपमेंट केयरफुली. जो लैब में आप काम करते हो उस लैब में सारी इक्विपमेंट बराबर है. इक्विपमेंट मतलब कि जो साधन होती है या टूल्स होते हैं या मशीन्स होती है वो सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए. केयरफुल इसको ध्यान रखना होता है. सो ट्राई टू यूज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिएजेंट नीड फॉर ईच टेस्ट. हाँ, जब भी हम कोई अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट हम रिएजेंट के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते. तो उसको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिएजेंट वो यूज़ कर रहा है वो नीड फॉर ईच टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रिएजेंट यूज़ होंगे, इसीलिए उसको सारे अमाउंट केयरफुली यूज़ करना है. इट इज़ नेसेसरी टू कीप रिएजेंट बॉटल. और ये सारी चीज़ें टेस्ट कब होगी कि हमारे लैब में रिएजेंट बॉटल प्रोवाइड हो, ग्लास वेस हो, अदर लैब रिक्वायरमेंट जो अदर सारी रिक्वायरमेंट चाहिए वो. मैनी पेशेंट आर नॉट ट्रीटेड अंटिल देयर रिपोर्ट आर केप्ट रेडी. बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो ट्रीट नहीं हो सकते, वो डिपेंड होते हैं रिपोर्ट पर. जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता तब तक उनकी आगे की ट्रीटमेंट चालू नहीं हो सकती. इसीलिए हमारा काम ये है कि हम डिले ना करें पेशेंट के रिपोर्ट में, जल्दी से जल्दी उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करें. इन द कोर्स ऑफ लैब टेस्टिंग द लैब वर्कर गेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट. अब जब लैब टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो हम लोग को उतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पेशेंट के क्या कंडीशन है और क्या इलनेस है. एवरी लेबोरेटरी वर्कर मस्ट मेंटेन हाई मॉरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. और आपका बिहेवियर भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए. रूड बिहेवियर आप नहीं रख सकते. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबोरेटरी सेफ्टी. अब जो लैब में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे कंडीशन में काम कर रहे हैं कि जहाँ डेंजरस सैंपल्स भी आएंगे
और वहाँ जो रिएजेंट होंगे वो भी हाजर्डियस होंगे या तो पॉइजनस होंगे। तो हम लोग को क्या क्या सेफ्टी रखनी है, तो हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल, मतलब कि हम जो भी मटेरियल रख रहे हैं उसको अच्छे से हैंडल करना होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शियस होते हैं कि वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ ब्रोकन ग्लासवेयर, जो भी ग्लासवेयर, जो भी पाइपेट हो या कुछ भी हो, टेस्ट ट्यूब, वो अगर टूट गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है कि हमको इंजरी ना हो। स्वॉलिंग ऑफ करेजिंग रिएजेंट सच एज द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें करेजिव रिएजेंट है कि जो हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट, मतलब कि वो घुस सकते हैं, जो आगे जाके कोई बड़ी इलनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग को उसको संभालना आना चाहिए। इन्फेक्शियस स्पेसिमेन के जो स्पेसिमेन आता है उसको कैसे डिस्कार्ड करना है वो भी पता होना चाहिए। इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, जो फ्यूम्स होते हैं कि जो गैसेस होते हैं, एग्जांपल कि हम लोग स्टरीलाइज कर रहे हैं या उसके लिए कोई गैसेस होंगे या केमिकल गैसेस होंगे, तो उसको हमको इनहेलेशन नहीं करना, वो भी ध्यान रखना है। पोटेंशियल हाजर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेबल केमिकल एंड गैस लीकेज, ये भी ध्यान रखना है कि इन्फ्लामेबल केमिकल और गैस लीकेज भी ना हो। इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस, कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो फर्स्ट है कि हमको रबर ग्लव्स का यूज़ करना है। ग्लव्स पहने बगैर हम लोग कोई भी चीज़ लैब में आगे कर ही नहीं सकते। तो ग्लव्स कब पहनना है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो या तो फिर कोई करेजिव सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाइन। ऑल्सो वाइल हैंडलिंग इन द पॉइजनस केमिकल सच एज पोटेशियम साइनाइड इज एसेंशियल। पोटेशियम साइनाइड वो सबसे बड़ा पॉइजनियस केमिकल माना जाता है, तो जब उसको हैंडल करो तो कंपलसरी पहनना पड़ेगा। द यूज़ ऑफ लैब कोट गारमेंट, जब हम लोग एप्रोन पहनना वो मस्त नेसेसरी है, क्योंकि हमको अपने जो वेयर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है और हमारे वेयर को या तो हमारे स्किन पर केमिकल स्प्लैशेस ना हो। केमिकल स्प्लैशेस मतलब स्किन पर केमिकल ना गिरे या तो इन्फेक्शियस मटेरियल ना गिरे। सेफ्टी गोगल्स भी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधे केमिकल ऐसे होते हैं कि जो हमारे आँखों में स्प्लिट हो जाए तो वो हमारे आँखों को इंजरी कर सकते हैं। इसीलिए गोगल्स पहनना, सेफ्टी गोगल्स पहनना मस्ट नेसेसरी है। ऑल केमिकल शुड बी कंसिडर एज अ पोटेंशियल, सारे केमिकल को हम पोटेंशियल डेंजरस कंसीडर ही करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट विद स्किन एंड द क्लोथिंग शुड बी अवॉइडेड, और उनको हम अपने स्किन या तो अपने कपड़े से कांटेक्ट में ना आए उसका भी ध्यान रखेंगे। द सॉल्यूशन सच एज कंसनट्रेट H2, वो कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? H2SO4, कंसनट्रेटेड NaOH, सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम एंड पोटेशियम साइनाइड। अ गैस सिलेंडर एंड द गैस टैप शुड बी हैंडल, जो सिलेंडर होगा गैस सिलेंडर या गैस टैप उसको भी हमको केयरफुली हैंडल करना है। और बॉडी फ्लूइड सच जो अब हमारे पास सैंपल आएंगे, ब्लड आएगा, सीरम आएगा, प्लाज्मा, यूरिन, CSF एक्सेट्रा। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शुड बी हैंडल विथ ग्रेट केयर, वो सारी चीज़ें भी हमको बहुत ध्यान से हैंडल करनी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में से अगर हम वर्ड को स्प्लिट करें मतलब तोड़े, तो हीमेट मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि एक ऐसी स्टडी ब्लड के अकॉर्डिंग स्टडी, ब्लड के रिलेटेड स्टडी। हीमेटोलॉजी इनकम्पासिस द स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स एंड कोएगुलेशन, मतलब कि हमारे ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन कैसे कोएगुलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करना। ब्लड में बी डिस्क्राइब एज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसा टिश्यू है कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पूरी बॉडी में वो वहन करता है, इसीलिए वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है। विच सर्कुलेट इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट होता है। द सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ, वो ब्लड में क्या क्या चीज़ें आपको पाई जाएगी? इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग RBC कहेंगे, रेड ब्लड सेल। WBC को हम ल्यूकोसाइट कहेंगे, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट। इन अ पेल येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, और जो ब्लड के अंदर, ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज, मतलब कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है कि जिसके अंदर ब्लड को रख के उसको थोड़े मिनट तक अगर उसको घुमाएंगे तो उसमें से येलो कलर का फ्लूइड सेपरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा, जो येलो कलर का होगा। In adult, the total value of blood comprise about 8% of body weight, or the
5600 ml इन 70 kgs मैन। ये एग्जाम्पल दिया है कि एडल्ट में कितना पाया जाता है। ब्लड कंपोजिशन, अब ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होंगे, तो टोटल हम लोग उसको डिवाइड करेंगे दो में, ब्लड सेल और प्लाज्मा। अब जो ब्लड सेल है उसमें क्या होगा, तो 45% ऑफ टोटल ब्लड विच इंक्लूड WBC, RBC एंड प्लेटलेट। अब ब्लड के 45% भाग में कौन कौन से चीज़ें होंगे, WBC होंगी, RBC होंगी और प्लेटलेट होगा। अब प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो 55% जो कंस्टिट्यूट होगा प्लाज्मा का, वो 90 to 92% क्या होगा, वाटर में होगा और 7 to 8% सॉलिड पार्ट होगा। जो प्लाज्मा होगा वो दो भाग, प्लाज्मा दो चीज़ों से बनी होगी। पहला होगा ब्लड होगा। ब्लड को हम टोटल दो भाग में डिवाइड कर देंगे। ब्लड दो चीज़ों से बना होता है, 45% वो ब्लड सेल से बना होगा और 55% वो प्लाज्मा से बना होगा। अब जो 45% जो ब्लड सेल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें समावेश होंगी, WBC होगा, RBC होगा और प्लेटलेट होगा। और जो 55% प्लाज्मा का भाग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें समावेश होगी, तो वो प्लाज्मा 90 से 92% वो वाटर में बना होगा और जो 7 to 8% रिमेन होगा प्लाज्मा में, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ग्लूकोज होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, एंटीबॉडी होगा। नाउ pH ऑफ द ब्लड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि pH कितनी होनी चाहिए, 7.3 to 7.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए ब्लड की, तो 1.048 to 1.0666। pH मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ब्लड फंक्शन, ब्लड का क्या फंक्शन है, टोटल बॉडी में ब्लड 10 तरीके के फंक्शन करता है। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन करता है, कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड को, मोनोसेकेराइड को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी बैलेंस करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, मतलब कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो खाने के बाद अब्जॉर्ब होते हैं उसको भी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करना है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द वाइट ब्लड सेल एंड द एंटीबॉडीज़, वो डिफेंस करता है इन्फेक्शन से। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो WBC और एंटीबॉडीज़ को वो रिलीज़ करता है फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब एक तरीके के बॉडी को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, जो बॉडी में वाटर बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग। जब भी इंजरी हो या कुछ भी हो, छोटी इंजरी, माइनर इंजरी, तब जो ब्लड का वो सीक्रेट होता है या तो ब्लीडिंग होता है उसको क्लॉट करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, विटामिन्स एंड सॉल्ट्स, एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल में वो ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन को, विटामिन को और सॉल्ट्स को। रेस्पायरेशन में कैसे मदद करेगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स में से टिश्यू में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू में से रिमूव करना, वो किसका काम होगा, ब्लड का। और एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है कि जो हम लोग डाइजेशन पार्ट में रिमूव होता है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा उसको लंग्स में से। लंग्स में जो भी वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, या किडनी में होगा या स्किन में होगा या तो इंटेस्टाइन में होगा, उसको सबको रिमूव करेगा। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्लड कलेक्शन। ब्लड को कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तो टोटल 3 प्रकार से हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है आर्टरी ब्लड, दूसरा है वीन पंचर, तीसरा है कैपिलरी पंचर। अब आर्टरी में से कैसे लिया जाता है, तो वो कौन सा ब्लड कैरी करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो कहाँ से कैरी करता है, हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट के बॉडी में से। बाई कैसे, पंप एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है उससे वो उसको ऑक्सीजन कैरी करता है। दूसरा है वेन, वेन में से कैसे, तो वो कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिना का ब्लड होता है, और वो कहाँ से कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट टू लंग्स, अलग अलग पार्ट के बॉडी में से
पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट के बॉडी में से कलेक्ट करेगा। वो कहाँ पहुँचाएगा? हार्ट और या तो लंग्स में। कैपिलरी, कैपिलरी मतलब कि आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरी। जो आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है छोटी छोटी ब्लड वेसल में, उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी ब्लड। अब कैपिलरी पंचर करना है तो वो एडल्ट और चिल्ड्रन में कर सकते हैं, तो फिंगर और ईयर लॉब में से कर सकते हैं। पंचर को हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे राइट पेशेंट को। पेशेंट जो आएगा उसको, जिसको कलेक्शन लेना है वो आएगा। फिर कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट कि हमको कैपिलरी पंचर में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। डू नॉट डू द लेबलिंग। जो भी हम लोग उसका सैंपल जिसमें लेंगे या तो जिस स्लाइड में लेंगे, जिस ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, उसको क्या करना है? लेबल करना है। आस्क द पेशेंट टू सीट कंफर्टेबली ऑन द चेयर। पेशेंट को अपने को पूछना है कि वो अच्छे से कंफर्टेबल मतलब आराम से बैठ सके चेयर पर। चूज़ द राइट फिंगर, अच्छा राइट फिंगर को चूज़ करना है, रिंग फिंगर को। मेक द एरिया एसेप्टिक विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट कॉटन, मतलब कि जो एरिया होता है उसको एसेप्टिक मतलब कि जो क्लीन करना है उसको स्पिरिट कॉटन से, स्पिरिट वाला कॉटन होगा उससे। क्योंकि जब हम लोग पंचर करेंगे तो आजू बाजू का एरिया क्लीन होना ज़रूरी है कि पेशेंट को इन्फेक्शन का चांसेस ना हो। होल्ड द फिंगर फर्म एंड टाइट एंड प्रिक द फिंगर क्विकली हॉरिजेंटली एंड, जो फिंगर में हम पंचर करने वाले हैं उसको फर्मली और टाइटली पकड़ना है और फिंगर उसको प्रिक करना है क्विकली हॉरिजेंटली और बॉडली। वाइप आउट द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ, पहला जो ड्रॉप आएगा ब्लड को उसको वाइप आउट मतलब कि वो उसको क्लीन कर लेना है कॉटन की मदद से। कलेक्ट द ब्लड विद द हेल्प ऑफ एच, और उसके बाद जो दूसरा आएगा उस दूसरा ड्रॉप आएगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे HB पाइपेट से, मतलब कि हीमोग्लोबिन वाला पाइपेट आता है उसके मदद से हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। पुट अगेन द स्पिरिट कॉटन ऑन अ एरिया एंड प्रेस इट। उसके बाद हम लोग कलेक्ट करने के बाद जहाँ पंचर किया है वहाँ हम लोग स्पिरिट कॉटन को रख देंगे और उसको थोड़ा प्रेस कर देंगे कि ब्लड का वो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। क्लीन द सराउंडिंग वर्किंग एरिया, आप जहाँ काम करते हो वो एरिया को क्लीन कर दो। पुट ऑल द रिक्वायरमेंट एट द प्रॉपर प्लेस, जो जो रिक्वायरमेंट ने आपने ली है वो उसको उसकी जगह पर रख दो। वॉश दी हैंड, अपने हैंड वॉश